नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक सीरीज में से कक्षा 12 के मानव विकास टॉपिक को मैं आज लेकर के आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। मानव विकास। देखें, मानव विकास इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसा कि इस टेक्स्ट बुक में पूछा गया है कि वृद्धि और विकास होता क्या है। ये चीज़ हमें समझनी है। वृद्धि और विकास, यदि हम वृद्धि की बात करें तो विकास और वृद्धि में एक अंतर होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है, और मात्रात्मक यदि होगी तो वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन यदि हम विकास की बात करेंगे, विकास की बात, तो उसमें यदि हमने कोई गुणात्मक परिवर्तन किया है, गुणात्मक परिवर्तन होगा, और गुणात्मक परिवर्तन भी कैसा? धनात्मक रूप में, तो ही वो विकास की श्रेणी में आएगा, अन्यथा वो विकास की श्रेणी में आता नहीं है। और यही विकास मानव विकास से संबंधित कुछ आंकड़े हमें प्रस्तुत करेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। वृद्धि की जब भी बात आएगी तो वो मात्रात्मक होती है और मूल्य निरपेक्ष होती है, उसके साथ धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह जरूर होंगे। लेकिन विकास की जब भी बात आएगी वो केवल गुणात्मक परिवर्तन को बताएगा, वो मूल्य सापेक्ष होते हैं। ये भी इसका अंतर रहेगा। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो जाए। जो मैंने यहाँ पे बात कही है गुणात्मक परिवर्तन की, वो इसमें लागू होएगी। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। विकास उस समय तक होता है जब तक गुणात्मकता में सकारात्मक परिवर्तन, जो कि मैंने यहाँ सिंबल के माध्यम से आपको बताया है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब यदि हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, इस उदाहरण में ये एक आपकी टेक्स्ट बुक में नगर बताया गया है। इस नगर में एक सुनामी के प्रभाव के बाद यहाँ पर इस नगर की आकृति ऐसी हो गई है, इस प्रकार की हो गई है। तो ये प्राकृतिक एक विपदा है जिसके कारण इसके आकार में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसका विकास नहीं है, ये वृद्धि को ही बताता है। और वृद्धि कैसी है? यहाँ पर वृद्धि कैसी हुई है? ऋणात्मक वृद्धि हुई। इस चित्र के माध्यम से हमें समझना है। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उतना ही उसको विकसित माना जाता है। मतलब सीधा सा हमें किस से संबंध करना है? अर्थव्यवस्था से इसको संबंधित रखना है। क्लियर है? यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रखा है। किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, जो उसको अवसर उपलब्ध होते हैं, जिन स्वतंत्रताओं का वे उपभोग करते हैं, यदि वे आइडियल हैं, वे सकारात्मक हैं, वो आनंदमयी हैं, तो वो विकास के महत्वपूर्ण पक्ष होंगे। यदि आनंदमयी नहीं है तो उसको विकास में हम सम्मिलित नहीं करेंगे। क्लियर है? ऐसी सभी अवधारणाओं को शिक्षा से संबंधित, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित, पर कैपिटा इनकम से संबंधित, और जीवन प्रत्याशा से संबंधित, जीवन प्रत्याशा, जीने की जो औसत आयु है, जिसको आयु के संदर्भ में भी हम बता सकते हैं, इन तीनों को सम्मिलित करते हुए सबसे पहले जो पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है महबूब अल हक, ये नाम याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी है। उसकी सहायता अमर्त्य सेन ने की थी, जो कि भारतीय हैं। महबूब अल हक मुख्य रूप से और अमर्त्य सेन उसके सहयोगी के रूप में, इन दोनों ने मिल करके यूएनडीपी, देखें ये एक यूनाइटेड नेशन की शाखा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत इन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी थी और एक सूचकांक निर्धारित किया था जो आज भी
प्रत्येक देश के विकास से संबंधित ये सूचकांक आज भी निकाला जाता है, यूएनडीपी के द्वारा ही निकाला जाता है। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है। अब जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, उनमें सुधार लाता है, वो कौन सी चीज बताएगा? वो विकास के सकारात्मक पहलू होंगे। और यदि ऐसा नहीं होगा, वो विकास के नकारात्मक पहलू होंगे, लेकिन वो विकास में सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि विकास तो सकारात्मक पहलुओं को, गुणात्मक मूल्यों को ही बताता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बात हो जाती है? इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक जो है, इसमें किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, किन किन सूचकांक को सम्मिलित किया जाता है, यहीं से प्रश्न उठने वाला है। ध्यान में रखना, आएगा ये सवाल। सबसे पहले हम यहाँ पर शिक्षा को जोड़ते हैं, जिसको हम साक्षरता भी कह सकते हैं। दूसरा हमने औसत आयु, जिसको हमने जीवन प्रत्याशा भी कहा है। और एक होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को हम जीवन स्तर के रूप में भी बता सकते हैं कि इसका जीवन स्तर कैसा होगा, या प्रति व्यक्ति आय कैसी है। आयु को हम जीवन प्रत्याशा के रूप में बता सकते हैं, शिक्षा को हम साक्षरता के रूप में बता सकते हैं। इन तीनों को सम्मिलित करते हुए मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी में महमूद हक ने बनाया था। और मानव विकास सूचकांक ही आज निर्धारित करता है कि विश्व में कौन सा देश विकसित और अविकसित श्रेणी में आता है, विकासशील श्रेणी में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, एक शिष्ट जीवन के लिए साधनों का होना विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना। संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा, अप्रत्यक्ष रूप से जो मैंने चीज बताई है वही तीनों यहां पर लागू हो जाती है। क्लियर है? मानव विकास के 4 स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक है समता, एक है सतत पोषणीयता, एक है उत्पादकता, एक है सशक्तिकरण। अब समता क्या है, संपोषणीय विकास क्या है, उत्पादकता क्या है, सशक्तिकरण क्या है, इनमें हम एक एक चीज को जान लेते हैं, क्योंकि यहां से सवाल आने के चांस हैं। समता, देखिए मैंने अभी आपको संसाधन तक पहुंच की बात बताई थी, संसाधन तक पहुंच की बात बताई थी। यदि संसाधन तक पहुंच की बात है और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिल रहा है, किसी प्रकार का जातीय, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भाषाई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? समता। समता, ये चीज ध्यान में रखनी है, ये मानव विकास का एक स्तंभ है। दूसरी चीज है सतत पोषणीय विकास। इसका अर्थ इसमें अवसरों की निरंतरता है। मतलब एक पीढ़ी को जो अवसर मिले हैं वो दूसरी पीढ़ी को भी मिले, तीसरी पीढ़ी को भी मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी ये समान अवसर मिलते जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में स्थापित हो और भविष्य को देखते हुए हो, तो उस चीज को हम क्या कह देते हैं? सतत पोषणीयता कह देते हैं। क्लियर है? उत्पादकता, मानव श्रम, उत्पादकता तथा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि लोगों में क्षमताओं का निर्माण करना और उसमें निरंतर वृद्धि करना, यही उत्पादकता है। मनुष्य के संदर्भ में, मनुष्य की स्ट्रेंथ से, उसकी शक्ति के संदर्भ में यहाँ पर उत्पादकता को बताया गया है। और चौथा और अंतिम जो इसका स्तंभ है वो है सशक्तिकरण का अर्थ, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। मनुष्य के पास ऐसी पावर होनी चाहिए, उसके पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने विकल्प की खुद बात करे, और ऐसी उसके पास स्वतंत्रता भी हो, ऐसी उसके पास आज़ादी भी हो, क्षमता भी हो। क्लियर है? अब मानव विकास के उपागम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। मानव विकास के जो उपागम है उसको 4 महत्वपूर्ण उपागम के रूप में हमने देखा है। आय उपागम,
कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। देखिए, मानव विकास के ये जो उपागम हैं इनको यहाँ पर बड़े बहुत ही बारीक तरीके से समझाया गया है। सबसे पुराना जो उपागम है वो कौन सा है? आय उपागम है। क्लियर है? कल्याण उपागम की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी मानव की सुविधाओं से संबंधित है कि वो शिक्षा प्राप्त करे, स्वास्थ्य प्राप्त करे, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करे, सुख के साधनों का उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता हो, सब प्रकार के यदि उसको लाभान्वित चीज़ें मिल रही हैं तो वो कल्याण उपागम के अंतर्गत आएंगी। और यदि आधारभूत आवश्यकता उपागम की बात करें तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है कि इनमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं कौन कौन सी? स्वास्थ्य की, शिक्षा की, भोजन की, जलापूर्ति की, स्वच्छता की और आवश्यकता की। इन 6 आवश्यकताओं की आधारभूत जो सुविधा है वो मनुष्य को प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा मानव विकास सूचकांक के उपागम में बताया गया है। और अंतिम जो इसका उपागम है वो क्षमता उपागम है, वो सीधा सा संसाधनों की पहुंच तक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। मानव विकास के मापन की बात करें, हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में इसके मापन होती है। जो 1 के जितना नज़दीक होगा वो उतना ही विकसित आदर्श मानव विकास का क्षेत्र माना जाएगा, और जितना 0 के नज़दीक होगा वहाँ पर मनुष्य की स्थिति शिक्षा के आधार पर, जीवन प्रत्याशा के आधार पर, संसाधनों के पहुँच के आधार पर या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अच्छी नहीं होती यदि 0 के नज़दीक होता है तो। क्लियर है? अब हमने ये ध्यान में रखना है कि इसके जो पीछे हमने चीज़ की थी, 3 जो इसके सूचकांक निर्धारित किए थे, जिसमें हमने शिक्षा को जोड़ा था, जिसमें हमने जीवन प्रत्याशा को जोड़ा था, जिसमें हमने प्रति व्यक्ति आय को जोड़ा था। यहाँ पर देखें, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है कि उसका जीवन जो है वो अधिकतम औसत आयु के लिए हो, मतलब वहाँ पर स्वास्थ्य और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो। क्लियर है? संसाधनों तक पहुँच, क्रय शक्ति के संदर्भ में यदि बात करें तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संसाधनों तक पहुंच का आकलन हम किसके माध्यम से करते हैं? तो अमेरिकन डॉलर के माध्यम से करते हैं। क्लियर है? ये जो मैंने तीनों उपागम ये जो इसके सूचकांक बताए थे, इन तीनों सूचकांक में से जिसको हम आयाम भी कह सकते हैं, कौन कौन सा? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। इन तीनों का 1/3 भारित, मतलब लगभग 33.3% भाग जोड़ करके और उसका औसत निकाला जाता है, उससे मानव विकास का मापन होता है 0 से लेकर के 1 के बीच में। क्लियर है? यदि हम मानव विकास के उपागम की बात करें तो हमारे पास इस बुक में जो आंकड़े हैं वो सन 2016 के मानव विकास प्रतिवेदन के हैं। उसके अनुसार जितने भी देश इसमें सम्मिलित थे उनमें से जो अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न 4 भागों में भी इसको डिवाइड किया गया था। 0.8 से ऊपर यदि कोई है तो वो अति उच्च मानव विकास स्तर की श्रेणी में आता है, और 51 देश थे उसमें। क्योंकि ये कक्षा 12 में दिया हुआ है 2016 का आंकड़ा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। उच्च आंकड़ों में, उच्च मानव विकास के स्तर में 0.7 से लेकर के और 0.799 के बीच में हो, जिसमें 55 देश सम्मिलित थे, तो वो आपने ध्यान में रखना है। मध्यम, मध्यम उसमें 0.55 से लेकर के और 0.7 के बीच 41 देश थे, और निम्न जो 0.549 से नीचे, इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपसे पूछा जा सकता है, 41 देश सम्मिलित थे। भारत इसमें कहाँ आता है? मध्यम श्रेणी में आता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्लियर है? किसके अनुसार? 2016 के प्रतिवेदन के अनुसार। क्लियर है? देखें,
अंतर्राष्ट्रीय तुलना यदि हम करें तो प्रत्येक के आकार और प्रति व्यक्ति आय मानव विकास के प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रखना, प्रदेश का आकार और प्रति व्यक्ति आय। कारण क्या है? देखें, यदि श्रीलंका, त्रिनिदाद टोबैगो की बात करें तो इसमें श्रीलंका की बात करें भारत से आकार के आधार पर छोटा है, लेकिन भारत से इसका सूचकांक ऊंचा रहता है। त्रिनिदाद छोटा है, ऊंचा रहता है। टोबैगो छोटा है, ऊंचा रहता है इससे। यदि केरल की बात करें भारत में तो वो पंजाब और गुजरात से छोटा है, लेकिन उससे बेहतर इनकी स्थिति है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि उसका आकार और उसकी आय मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखती है। यहाँ पर आपसे अप्लाइड सवाल पूछा जा सकता है, उलझाया जा सकता है। क्लियर है? एक चीज यहाँ पर भूटान के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और सूचकांक बनाया है। एकमात्र उदाहरण है पूरा विश्व में भूटान। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? इसके बाद उसी तालिका में से यदि हम विश्व में प्रथम स्थान पर बात करें तो वो नॉर्वे है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड। ये 10 देशों का हमने यहाँ पर आंकड़ा जुटाया है, जो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर, डेनमार्क, नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड और कनाडा के रूप में हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि 0.8 से ऊपर है इनका सूचकांक। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखें तो यहां पर प्राय लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देशों में सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। मतलब यहाँ पर माहौल कैसा है? यहाँ पर सौहार्दपूर्ण, सहानुभूतिपूर्व, उच्चतम कल्याणपरक जो सुविधा है, ऐसा माहौल होता है। और यदि मानव विकास नीचा होगा तो वहाँ पर सामाजिक सेक्टरों में क्या होगा? द्वेष भावना होगी, राजनीतिक अस्थिरता होगी, वहाँ पर आर्थिक अस्थिरता होगी। ये चीज़ आपको मानव विकास के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। ये जो हमने आंकड़े जुटाए हैं ये सन 2016 के आंकड़े हैं, लेकिन अभी 2023-24 में क्या हुआ है इसको भी हम इसी वीडियो के साथ देख लेते हैं। देखो, ये देखें, ये रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे पहले इसका शीर्षक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है, करंट से संबंधित है। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, रिमेजिनिंग कॉरपोरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। इस शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मानव विकास सूचकांक जो है ये 2023-24 की रिपोर्ट है, जिसमें भारत का सूचकांक कितना रहा है? सन 2022 में 0.644। ये भारत का HDI स्कोर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो संयुक्त राष्ट्र के 2023-24 रिपोर्ट में 193 देशों ने भाग लिया था और भारत का स्थान 134वां था। 134वां बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान किसको मिला? स्विट्जरलैंड को। देखें, स्विट्जरलैंड 2016 में नॉर्वे के बाद दूसरे स्थान पर था, लेकिन 2023-24 की रिपोर्ट में कहाँ पर है? ये प्रथम स्थान पर है। ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पर नॉर्वे दूसरे स्थान पर आ गया है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है। अंतिम 3 देश कौन से हैं? देखें, ये जीरो के नजदीक आ रहे हैं। सोमालिया, दक्षिणी सूडान
मध्य अफ्रीकी गणराज्य। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें कौन सी थी? बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यूएसए का नाम आता है, यूके का नाम आता है, जापान का नाम आता है, रूस का नाम आता है। देखें, ये अर्थव्यवस्थाएं तो बड़ी है, लेकिन एचडीआई में ऊपर के कोने में इनका नाम नहीं है। ऊपर में कौन आया है? नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। भारत का पड़ोसी देशों के संदर्भ में कैसा सिस्टम रहा है, ये चीज देख लें। श्रीलंका, देखें आकार की बात श्रीलंका के लिए की थी हमने। श्रीलंका 78वें स्थान पर है और भारत कितवें स्थान पर है? 134वें स्थान पर। ये चीज ध्यान में रखनी है। चीन, चीन 75वें स्थान पर है। दोनों ही मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो भारत से उच्च स्थान पर है। भारत का पड़ोसी देश भूटान 125वें स्थान पर है, भारत से ऊपर है। बांग्लादेश 129वें स्थान पर है, चर्चा में है, अब भी चर्चा में है अभी अभी। भारत, भूटान और बांग्लादेश सभी मध्यम श्रेणी में आते हैं, मध्यम श्रेणी में। और नेपाल, भारत के पड़ोसी देशों में केवल नेपाल और पाकिस्तान ही है जो भारत से नीचे हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो ये था मेरा मानव विकास से संबंधित वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे तुरंत लाइक कर दें, शेयर कर दें